बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के इतिहास का 5वां पाठ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग यूरोप के पुनर्जागरण के संदर्भ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है वहाँ पर लोगों में नए नए विचारधाराओं का पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जागरण हुआ। यही चीज़ जो है आज हम लोग भारत के इतिहास में घटने वाले सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ नई विचारधाराएं, नई कल्पनाएं, नए दर्शन का भी प्रसार हुआ। जब अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया और इस अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करने वाले कई भारतीय महापुरुष जो विदेशियों से या इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए, वहाँ के सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में उन्होंने समझा और उन्होंने अपने मन में यह कल्पना की, यह विचार उत्पन्न किए कि जिस तरह पश्चिमी विचार संस्कृति का परिचय हमें हुआ, हमें भी अपने प्राचीन संस्कृति का परिचय दुनिया को कराना है और समाज में फैले हुए अंधश्रद्धा, रूढ़िवादिता आदि को समूल नष्ट करना है। भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में कई परिवर्तन इन महापुरुषों की बदौलत हुए। भारतीय समाज का पिछड़ापन, उसकी अंधश्रद्धा, यानी हमारा देश जो था पिछड़ा हुआ था क्योंकि वह अंधविश्वासों में विशेष लोग जो थे अंधविश्वास पर टिके रहते थे। अंधश्रद्धा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। रूढ़वादिता, जाति भेद, ऊंच नीच की भावना, ये सारी गलत भावनाएं जो थी भारतीयों के मन में भरी हुई थी। जिज्ञासाहीन, यानी किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की रुचि को जिज्ञासा कहते हैं, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं थी तथा विश्लेषणात्मक, यानी किसी चीज़ को का भी विश्लेषण करना, एनालाइज करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति का भारतीयों में बड़ा ही अभाव था। इसका बोध शिक्षित वर्ग, यानी जो शिक्षित समाज था, जो महापुरुष थे हमारे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन देश में लाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को होने लगा। देश को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए भारतीय समाज में व्याप्त दोषों और अनिष्ट प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने का तथा मानवता, समता, बंधुता पर आधारित नए समाज का निर्माण करने की आवश्यकता इन महापुरुषों को महसूस होने लगी। भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को दूर करने हेतु शिक्षित विचारक और लेखक अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा लोगों में जन जागरण करने लगे। उस समय के भारत में प्रारंभ हुए इस वैचारिक जन जागरण को ही भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। जिस प्रकार यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उसी प्रकार भारत में भी पुनर्जागरण हुआ। धर्म सुधार एवं समाज सुधार का युग। ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय, जिनका चित्र यहाँ दिया गया है, ये बंगाल प्रांत में उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की 1828 ईस्वी में। उन्होंने अनेक भाषाओं और धर्मों का अध्ययन किया। इसमें उनकी अद्वैतवादी विचारधारा का विकास हुआ। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद एक ईश्वर, ऊंच नीच का भाव न रखना,
जात पात न मानना, कर्म कांड के प्रति विरोध, प्रार्थना के मार्ग का अनुसरण करना यानी प्रार्थना के मार्ग को अपनाना आदि ब्रह्म समाज के तत्व थे यानी उनके सिद्धांत थे। सती प्रथा देश में कितनी बुरी रीतियां थी। सती प्रथा जो आपको बताया था कि पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति के साथ जलकर सती हो जाना पड़ता था। बाल विवाह, बचपन में शादी कर दी जाती थी। पर्दा प्रथा यानी लड़कियों को पर्दे में, औरतों को पर्दे में रहना पड़ता था। विधवाओं को बड़ी दुर्दशा होती थी। तो इन सब बातों का, इन गलत रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी जो लड़कियां विधवा हो जाती थी उनका फिर से विवाह करना, नारी शिक्षा यानी स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। इसी भांति संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र उन्होंने निकाला जिससे कि लोगों में जन जागरण फैला। प्रार्थना समाज, दादोबा पांडुरंग तरखड़कर ने 1848 ईस्वी में मुंबई में परमहंस सभा की स्थापना की। देखिए उनका चित्र दिया गया दादोबा पांडुरंग तरखड़कर। कालांतर यानी कुछ समय के बाद परमहंस सभा विसर्जित हो गई, भंग हो गई और उसके कुछ सदस्यों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दादोबा के बंधु यानी भाई श्री आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के प्रथम अध्यक्ष हुए। वे मुंबई विश्वविद्यालय के युवा स्नातक मतलब ग्रेजुएट थे। इस संस्था से जुड़ जाने से उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि हुई। मतलब यह संस्था जो है फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। प्रार्थना समाज का कार्य न्यायमूर्ति मतलब न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर राघव भंडारकर ने आगे बढ़ाया। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर, कर्मकांड का विरोध, प्रार्थना समाज के कुछ सिद्धांत थे। मतलब एक ही ईश्वर को माना, कर्म कांडों का विरोध करना और मूर्ति पूजा का विरोध करना इनका सिद्धांत था। वे उपासना और प्रार्थना पर बल देते। प्रार्थना करिए, भगवान की उपासना कीजिए। प्रार्थना समाज ने समाज के सुधार की दृष्टि से अनाथ आश्रम खोले। स्त्री शिक्षा संस्था, श्रमिकों के लिए रात्रिशाला यानी जो मजदूर होते थे, दिन में पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते थे, दिन में काम करते थे, उनके लिए रात्रि पाठशाला खोली। दलितों के लिए संस्थाएं प्रारंभ की यानी गरीब लोगों के लिए संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस खोले। प्रार्थना समाज के सदस्य महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की तथा उसके द्वारा सामाजिक समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। फुले ने छूत प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ बहुजन समाज जिसकी संख्या यानी पहले जो था ज़्यादातर लोग जो है अशिक्षित थे, उन लोगों की शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। पहले जो था कि हमारे देश में स्त्रियों को पाठशाला नहीं भेजा जाता था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणांचे कसब यानी ब्राह्मणों का कौशल, गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड मतलब किसानों का चाबूक, सार्वजनिक सत्य धर्म जैसी पुस्तकों का प्रकाशन किया, लेखन किया और इसके माध्यम से समाज का पुनर्जागरण किया यानी लोगों में जन जागृति फैलाई।
स्त्री पुरुष अथवा मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव करने वाले रीति रिवाजों की उन्होंने कड़ी आलोचना की। यानी स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष दोनों समान हैं। मनुष्य मनुष्य जो है उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एक समान हैं। ऐसी शिक्षा जो है श्री ज्योतिराव फुले ने दी। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनका चित्र दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। वेदों पर उन्होंने भाष्य करने वाला सत्यार्थ प्रकाश लिखा, वेदों का अध्ययन किया और उन्होंने प्रतिपादित किया कि प्राचीन वैदिक धर्म ही सच्चा और सत्य धर्म है तथा उसमें जाति पाति को कोई स्थान नहीं था। आर्य समाज का घोष वाक्य जो था, वेदों की ओर चलिए। आर्य समाज की संपूर्ण भारत में शाखाएं खुल गई। आर्य समाज के माध्यम से जगह जगह पर शिक्षा संस्थान में स्कूल खुल गए। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने लोक सेवा के अनेक कार्य किए। इस मिशन के ने अकालग्रस्त ने जहाँ जहाँ सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जैसे कि आजकल हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है ना, कहीं कहीं जो है बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है और पूरे देश के पूरे संसार में जो है कोरोना का जो है माहौल जो है फैला हुआ है। इस तरह जो है अकालग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस मिशन ने अकालग्रस्त लोगों की सेवा करना, रोगी, दीन दुर्बल जो कमज़ोर हैं, गरीब थे, उनको औषधियों की सहायता पहुंचाना, स्त्री शिक्षा, आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया। और आज भी यह कार्य जो है कर रहा है। स्वामी विवेकानंद एक उत्तम वक्ता थे, यानी भाषण करने वाले, अच्छा भाषण करते थे। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका में एक विश्व धर्म परिषद आयोजित किया गया था, उसमें भारत का जो है नेतृत्व किया और हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने वहाँ अपना वक्तव्य, अपना भाषण दिया। भारत के युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि उठो, जाग जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य तुम्हें हासिल नहीं हो जाता है। सिख समाज में सुधार, सिख धर्म में सुधार लाने के लिए अमृतसर में सिंह इस संस्था ने सिख समाज में शिक्षा का कार्य किया। मॉडर्नाइजेशन, कालांतर यानी कुछ समय के बाद अकाली आंदोलन ने सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। स्त्री विषयक सुधार, जब ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ तब भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कहा ना, उन्हें शिक्षा का अभाव था, शिक्षा प्राप्त करने का उन्हें अधिकार नहीं था, तरह तरह के उन पर अन्याय किए जाते थे। उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। समाज में बाल विवाह यानी बचपन में शादी कर देना, वृद्ध कुमारी विवाह यानी छोटी लड़की का बूढ़े या वृद्ध के साथ विवाह कर देना, दहेज की पद्धति, सती प्रथा, केशवपन, विधवा विवाह को विरोध, यानी विधवा फिर से विवाह नहीं कर सकती, इसका विरोध जैसी कुप्रथाएं जो है हमारे देश में प्रचलित थी। उस समय के गवर्नर लॉर्ड बैंटिंग को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक ने सहायता की। गोपाल हरि देशमुख उर्फ लोकहितवादी, जिनको लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने शत पत्रों के द्वारा स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। महात्मा फुले ने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली। इस कार्य में
उनका सहयोग उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने किया। समाज के कर्मकांडी लोगों के द्वारा उनकी खूब आलोचना किया गई, उनकी निंदा की गई, उनका विरोध किया गया, लेकिन ये सारी कठिनाइयाँ सहकर भी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का कार्य आगे बढ़ाया। महात्मा फुले ने अपने घर में ही बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया। केशवपंथ की पद्धति को को बंद करने के लिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल करवाई, विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कराया और पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री, पंडित वीरेश लिंगम पंतलू ने विशेष प्रयास किए। गोपाल आगरकर ने अपने सुधारक समाचार पत्र में बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने पुणे में देवदासी प्रथा के विरुद्ध परिषद का आयोजन किया। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ द्वारा अत्यंत ज्वलंत और कठोर भाषा में, मतलब कठिन तीखी भाषा में जो है महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया। और महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में अनाथ बालिकाओं के लिए आश्रम खोला। विधवा जिसके पति गुजर जाते हैं, परित्यक्ता मतलब जिनको पति छोड़ देते हैं, ऐसी सभी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए को शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने खूब प्रयत्न किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही भारत में 20वीं शताब्दी का प्रथम महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खुली। पंडिता रमाबाई ने शारदाश्रम की स्थापना की और वहाँ पर दिव्यांग बच्चे यानी अपंग बच्चे, अंधे होते हैं, जो लूले होते हैं, जिनके अंग काम नहीं करते, ऐसे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए इनके भरण पोषण का जो है जिम्मेदारी स्वीकारी। रमाबाई रानडे ने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए परिचारिका यानी नर्स को परिचारिका कहते हैं, पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। उन्होंने सरकार के पास मांग की कि महिलाओं को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने लेखन के द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसकी पिछली पार्ट में हमने पढ़ा कि कई महिलाओं ने, जिनमें आदिवासी महिलाएं थी, भील महिलाएं थी, कई महिलाओं ने जो था स्वतंत्रता संग्राम में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बड़ा योगदान दिया। इसी तरह जो है समाज सुधार के कार्य में भी कई महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया। स्त्री सुधार आंदोलन के फलस्वरूप समाज में प्रचलित अनिष्ट यानी बेकार की अन्यायकारी प्रथाएं बंद होने लगी। रीति रिवाज जो है, जो बेहद ही बेकार के रीति रिवाज थे, गलत रीति रिवाज थे, ये जो है समाप्त हो गए। स्त्रियों की समस्याओं को वाणी मिली, यानी स्त्रियों की समस्याएं को लोगों के सामने लाया गया। महिलाएं अपने विचार लेखन के द्वारा व्यक्त करने लगी। शिक्षा के फलस्वरूप जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका कार्य और कर्तव्य निखार पा रहा था। उनका कर्तव्य जो था निखार पा रहा था। मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। अब्दुल लतीफ़ ने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। उन्होंने बंगाल प्रांत में द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी संस्था की स्थापना की। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। कुछ समय के बाद इसी कॉलेज का नाम अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो गया। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और तकनीक, देखिए भाई, पश्चिमी लोग जो थे विज्ञान और टेक्नोलॉजी तकनीकी के मामले में हमसे काफ़ी आगे थे, तो इन समाज सुधारकों ने पश्चिमी विज्ञान और तकनीक का समर्थन किया और उनका मत था कि जब तक मुस्लिम समाज पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का अंगीकार नहीं करेगा तब तक उनकी उन्नति, उनका विकास नहीं हो सकता। हिंदू समाज में आंदोलन
हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले, इसलिए 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना हुई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की। डॉक्टर केशव बलराम हेगड़ेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की। हिंदूवादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन खड़ा किया। ऐसे हिंदू जो अनुशासन में रहते थे, जिनमें किसी तरह का व्यसन नहीं था, उनका चरित्र जो था अच्छा था, चरित्र संपन्न संगठन खड़ा किया। स्वातंत्र्य वीर वी दा सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण करवाया, जहां हिंदू धर्म की सभी जातियों को खुला प्रवेश मिला और सहभोज यानी साथ में भोजन करने का उपक्रम वहाँ चलाया जाता था। अन्य क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रतिक्रिया। सुधार आंदोलन की भांति पुनर्जागरण में साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी प्रगति हुई। साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहा जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके आधार पर भारत की प्रगति की कल्पना की जा सकती है। इस प्रगति के परिणाम स्वरूप आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। कहानियों, उपन्यासों द्वारा स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलने लगी। समाज सुधार का विचार भी मुखर होने लगा। इस कालखंड में महिलाएं भी लेखन करने लगी। नए समाचार पत्र और पत्रिकाएं समाज सुधार और राजनीतिक जागरण का वहन करने वाले साधन बन गए। इस कालखंड में कला क्षेत्र में भी उन्नति हुई। संगीत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा। भारतीय शैली और पश्चिमी टेक्नोलॉजी के मेल से नई चित्रकला का आरंभ हुआ। विज्ञान से संबंधित अनेक पुस्तकें लिखी गई। भारत की उन्नति के लिए प्रयोगशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो महत्व है, उसका बोध लोगों को होने लगा। आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण की यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण थी। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से अभिभूत सुधारकों ने राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया। और इसका अध्ययन अब हम अगले पार्ट में करेंगे। आज का पार्ट अभी यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।